आप इलॉन मस्क को जानते होंगे, ट्विटर सीईओ जिसने ट्विटर को $4.5 बिलियन में खरीदा था। उसने ट्विटर पे एक हाल ही में बड़ा बदलाव किया है। उसने ट्विटर के ब्लू बर्ड लोगो को एक नए एक्स लोगो से बदला है। तो जब भी कोई कंपनी अपने लोगो को चेंज करती है, खासतौर से एक ऐसे लोगो को जो शुरुआत से ही उसके साथ रहा हो, ये हमेशा एक बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि ना उस कंपनी को पता है कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी उस नए लोगों के बारे में, और ना ही लोगों को ये पता होता है कि वो नया लोगो उन्हें भाएगा या नहीं। तो इलॉन को आखिर ये लोगो चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? किसी ने कहा है कि परिवर्तन ही इस ब्रह्मांड का एक स्थायी गुण है, जो कि सच है। लेकिन किसी ने यह भी कहा है कि हर चेंज अच्छा होता है। क्या ये सच है? बहुत लोग उस ब्लू बर्ड लोगो से अटैच हो सकते हैं, उन्हें वो पसंद हो सकता है, लेकिन नया लोगो उन्हें पसंद आएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात हो गई। अगर मैं अपनी बात करूं इस नए लोगो के बारे में, तो मुझे ये नया एक्स लोगो पसंद है। और मुझे ये नया लोगो क्यों पसंद है, मैं इसके लिए कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन हो सकता है कि एक लंबे समय के बाद जैसे बहुत लोगों को कोई भी बदलाव पसंद आता है, तो वही कारण मेरे साथ रहा हो। लेकिन मैं वापस अपने उसी प्रश्न पर जाना चाहूंगा कि आखिर मस्क को इस ब्लू बर्ड को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? और इसका उत्तर थ्रेड में हो सकता है। थ्रेड जो कि एक सिमिलर लेकिन एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जिसे मार्क जकरबर्ग ने लॉन्च किया है अभी कुछ ही दिन पहले, खास तौर से ट्विटर की डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए। तो हो सकता है कि मस्क को ये लगा हो कि थ्रेड, जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड जो कि फेसबुक से आया है, वो ट्विटर के लिए एक चैलेंज बन सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मस्क को ये लगा होगा कि अगर उसे थ्रेड के इस चैलेंज को जीतना है, अगर उसे इस कंपटीशन को जीतना है, तो उसे ट्विटर में कुछ सीरियस चेंजेस करने होंगे, और शायद इसलिए ये नया लोगो एक्स। लेकिन एक लोगो को चेंज करने के लिए या कंपनी के किसी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को चेंज करने के लिए उठाए जाने वाले कदम के रूप में इलॉन मस्क पहला वो व्यक्ति नहीं है। जैसे मैंने अभी थ्रेड के बारे में बात की, जिसे खास तौर से ट्विटर को चैलेंज करने के लिए मार्क जकरबर्ग ने लॉन्च किया है, उसी मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को चेंज करके मेटा में बदला। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि मार्क जकरबर्ग भी इस तरह के बदलाव अपनी कंपनी में लाने वाले पहले व्यक्ति नहीं है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज प्लेटफॉर्म के एक लंबे समय से यूजर रहे हो, अगर आपने विंडोज प्लेटफॉर्म को इसके लॉन्च के समय से यूज किया है, तो आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज लोगों को कितनी बार चेंज किया है। क्योंकि मैं खुद विंडोज का यूजर रहा हूं, तो मुझे पता है कि विंडोज के लोगों को कई सीरियस चेंजेस दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने। तो उससे जो समझ में आता है वो यही है कि कंपनियां अपने किसी लोगों में या कंपनी के एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को चेंज करने के लिए अगर कोई बड़ा कदम उठाती हैं, तो उसके पीछे जो एकमात्र कारण हो सकता है वो यही है कि कंपनियां लोगों के एक्सपीरियंस को रिफ्रेश करते रहना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि लोग उनके प्लेटफॉर्म से बोर हो जाएं और फिर किसी नए बदलाव के रूप में वो किसी नए प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं। तो आखिर इलॉन ने एक्स को ही एक नए लोगों के रूप में क्यों चुना? इसका उत्तर बहुत साधारण है। इसका उत्तर उतना उलझा हुआ नहीं है। अगर आपको इलॉन मस्क के बाकी की कंपनियों के बारे में या बाकी के इंटरप्राइजेस के बारे में या बाकी के एंडेवर्स के बारे में पता हो, तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगर आपको स्पेस एक्स के बारे में पता हो, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है आज के टाइम में, एक स्पेस कंपटीशन में, जहाँ पे इलॉन मस्क ने न केवल रॉकेट्स लॉन्च किए हैं लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाने के लिए, बल्कि इलॉन हर आए दिन या हर आए महीने अपने रॉकेट्स लॉन्च करते रहते हैं स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। स्टारलिंक जो कि उनका एक स्पेस सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, खास तौर से ब्रॉडबैंड इंटरनेट को स्पेस से रिले करने के लिए। एक्स एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ इलॉन का खास लगाव रहा है काफी समय से। उन्होंने एक कंपनी भी लॉन्च की थी एक्स पेमेंट के नाम से, जिसे बाद में पेपैल में चेंज कर दिया गया जब उसका मर्जर एक दूसरी कंपनी के साथ हुआ। यही नहीं, इलॉन ने एक वेबसाइट भी परचेज की थी x.com के नाम से। तो इन सारे इंडेवर्स में आपको कहीं ना कहीं एक्स जो ये लेटर है वो आपको दिख जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक्स से इलॉन मस्क का कितना खास लगाव है। अब ये लोगों को कितना भाएगा, लोगों का अटैचमेंट इसके साथ कितना होगा, कितनी कठिनाई से या कितनी सरलता से लोग उस पुराने लोगों के साथ अपने अटैचमेंट को छोड़ेंगे और इस नए लोगों के साथ जुड़ेंगे, ये समय बताएगा। आपने कभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स की फिल्में देखी हैं? ये फिल्में बड़ी मजेदार हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। मार्वल और डीसी की फिल्में सुपर हीरोज पर आधारित हैं, जिसका मतलब यह है कि इन फिल्मों में आपको आम लोगों के अलावा कुछ ऐसे लोग भी देखने को मिलेंगे जो या तो बहुत ज्यादा बलशाली हैं या बहुत ज्यादा समझदार। कुल मिलाकर ये लोग बहुत ज्यादा हैं किसी न किसी रूप में, और इनका किसी न किसी रूप में ये बहुत ज्यादा होना इनको सुपर हीरोज बनाता है। लेकिन जो जरूरी बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इनके सुपर हीरोज अद्भुत हैं और इनकी फिल्में जबरदस्त।
लेकिन फिर भी ये मन को संतोष नहीं देते, क्योंकि ये सुपर हीरोज कठिनाई के समय आपकी सहायता के लिए आपके वास्तविक जीवन में नहीं आ सकते। ये सारे चरित्र काल्पनिक है और दुनिया इनकी दीवानी है। जरा सोचो, अगर ऐसे लोग सच में होते तो क्या होता। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं धरती के उस भूभाग में जन्मा हूँ जहाँ ऐसे महान और अद्भुत चरित्रों ने अपना समय बिताया। वो धरती पर उतरे और बार बार उतरे, कभी मानवता को प्रकृति के नियमों का ज्ञान देने के लिए और कभी उनके जीवन को सरल बनाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ भारत की। भारत इस धरती पर एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे दिव्य चरित्रों ने अपने ठहरने का स्थान बनाया। आप त्रेता की बात करें या द्वापर की, इन दोनों ही युगों में महापुरुषों ने न केवल यहाँ पर अपने शौर्य का परिचय दिया, बल्कि अपनी असीमित ज्ञान की झलक भी दी। जरा सोचो, एक व्यक्ति धरती के विशाल भूभाग को अपने हाथों से धरती के सीने से उखाड़ता है और फिर उस विशाल पर्वताकार भूभाग को अपने एक हाथ पर उठाकर अपने लक्ष्य की ओर उड़कर ले जाता है। कितना अद्भुत होगा ये दृश्य। मैं यहाँ हनुमान जी की बात कर रहा हूँ। बल क्या होता है और उसका कैसा रूप हो सकता है, इसका अंदाजा आप हनुमान से लगा सकते हो। हनुमान उन कई महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने सच में इस धरती पर अपना जीवन जिया, और शायद इसीलिए इन महापुरुषों की पूजा होती है। ये मन को संतोष देते हैं, ये भरोसा देते हैं कि अगर कभी भी फिर से इस धरती पर उनकी आवश्यकता हुई तो वो कभी भी प्रकट हो जाएंगे, मार्वल और डीसी के काल्पनिक चरित्रों की तरह नहीं। अगर आज हम मानव जीवन को एक उदाहरण के तौर पर लें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम इंसानों ने अपने जीवन को काफी उल्लेखनीय बना लिया है। इस 21वीं सदी में हम अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हमें गर्मियों के वातावरण में एक ठंड का वातावरण उत्पन्न करना हो तो हम कर सकते हैं। अगर ठंड के मौसम में हमें गर्मी का मौसम उत्पन्न करना हो तो हम कर सकते हैं। अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो हम कारों से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर हमें दूर समुद्र पार जाना हो तो हम एयर ट्रेवल कर सकते हैं। यही नहीं, अगर भोजन की बात की जाए तो हमने हजारों तरीके विकसित कर लिए हैं भोजन को अलग अलग ढंग से पकाने के। हमारे पास उच्च गुणवत्ता के टॉयलेट्स भी हैं अगर कभी भी किसी भी समय हमें अपने आप को मल से मुक्त करना हो तो। किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग क्यों ना हो, हमारे मेडिकल साइंस के पास लगभग हर बीमारी का उपचार उपलब्ध है। उपचार के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवाइयां और मशीनें ऐसी कि हम गर्व करते न थकें। आप जिस चुनौती और समस्या के बारे में सोचें, आज हर चुनौती और हर समस्या का हल है हमारे पास। लेकिन ये सारी आधुनिकता और आराम को पाने के जो हमारे तौर तरीके रहे हैं, उन्होंने शायद सुनिश्चित किया कि हम जो भी पाना चाहें और उसे पाने के लिए जो भी प्रयास करें, उन प्रयासों के लिए हम एक बड़ा मूल्य जरूर चुकाएं। तभी तो आज हमने अपनी आधुनिकता और आराम को प्राप्त करने के तौर तरीकों की वजह से धरती के तापमान को 2 डिग्री के पार पहुंचा दिया है, जिसका परिणाम यह है कि आज गर्मियों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ता है और ठंड में बढ़ती ठंड का, और बारिश के मौसम में बेतहाशा बारिश का। ये हमारे द्वारा डिजाइन प्रोडक्ट्स ही हैं जिनसे निकलने वाली लगातार हीट से इस धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मौसम का लगातार अनप्रेडिक्टेबल होना, जंगलों में भीषण आग लगना या फिर समुद्र में जल स्तर का बढ़ना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने के बजाय प्रकृति को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसको हमने अपने जीवन का आधार बनाया। अगर हम त्रेता और द्वापर युग में वापस जाएं और उस समय के जीवन को देखें तो आप जानोगे कि उस समय के लोगों को गर्मी से बचने के लिए एसी की या ठंड से बचने के लिए जैकेट की जरूरत नहीं होती थी। उनके शरीर की अखंडता इतनी मजबूत होती थी कि मौसम का प्रभाव क्या होता है इसे तो भूल जाओ, वो सैकड़ों वर्षों तक एक टांग पर खड़े होकर तपस्या कर सकते थे। रावण इसका एक उदाहरण है। शरीर की यह अखंडता किसी सप्लीमेंट की वजह से नहीं होती थी, बल्कि जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने से प्राप्त होती थी। जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने का अर्थ है कि आप प्रकृति के नियमों को भंग नहीं करते, जिसका परिणाम होगा शुद्ध वायु, शुद्ध फल और बीमारियों का दूर दूर तक कोई अस्तित्व नहीं। इस तरह का जीवन सिर्फ त्रेता या द्वापर युग में ही संभव नहीं था। इसे आप आज भी जी सकते हो अगर आपका संकल्प उतना मजबूत हो तो। लेकिन आज ये उतना सरल नहीं होगा, ना आपके लिए ना मेरे लिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने और हमने खुद अपने जीवन को जीने के एक ऐसे ढंग में बांध लिया है कि इससे निकलना सरल नहीं होगा, और ना ही हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इस ढंग से मुक्त कर पाएंगे। शायद इसीलिए समय को अलग अलग भागों में बांटा गया है कि अगर ऐसा समय आ जाए कि जीवन का हर रूप प्रदूषित हो जाए और फिर जीवन के लिए अपने वास्तविक रूप में जाना असंभव हो जाए, तब इसे उस युग की समाप्ति का और एक नए युग की शुरुआत का संकेत समझ लेना चाहिए।
पिछले 100 सालों में भारत में सैकड़ों हिंसात्मक घटनाएं घटी हैं, जिनके पीछे या तो धर्माधार रहा, या जमीन, या लोगों का रहन सहन। अगर मैं पिछले 100 सालों में घटी घटनाओं में मरने वालों या घायल होने वाले लोगों की संख्या की बात करूं, तो ये आंकड़े पार्टीशन से पहले से शुरू होते हैं। अब क्योंकि पार्टीशन से पहले ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन के जो लोगों का झुकाव था वो शुरू से ही मुस्लिम लोगों की तरफ रहा, और क्योंकि मुगल पिछले सैकड़ों वर्षों से भारत पर राज करते आ रहे थे, तो ऐसे में भारत पर अपने नियंत्रण को स्थापित करने के लिए ब्रिटिश मुस्लिमों के साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के प्रयास में रहे। परिणाम स्वरूप बंगाल भारत में वो पहला स्टेट बना जिसे ब्रिटिश ने धर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा। पूर्वी बंगाल एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बना, वहीं पश्चिमी बंगाल हिंदू मेजॉरिटी स्टेट। ब्रिटिश ने बंगाल का विभाजन कर दिया, लेकिन विभाजन की मांग दोनों ही पक्षों में से, हिंदू और मुस्लिम पक्षों में से किसी की भी नहीं थी। दोनों ही पक्षों को ब्रिटिश द्वारा किया गया विभाजन एक दूसरे के साथ भेदभाव करने के उद्देश्य से उठाए गए एक कदम के तौर पर दिखाई दिया। जैसा कि ब्रिटिश का स्वभाव रहा था पिछले 200 सालों के शासन के दौरान, डिवाइड एंड रूल। इस विभाजन से 1907 से दोनों पक्षों के बीच बंगाल में हिंसा का एक चक्र शुरू हो गया, जिसमें बहुत लोग मारे गए। 1921 में केरल में मुस्लिम समुदाय ने एक खिलाफत मूवमेंट और कराची रेजोल्यूशन मूवमेंट शुरू किया, जिसमें हजारों की मात्रा में लोग मारे गए, लूटे गए और उनका धर्म परिवर्तन किया गया, और वहीं लगभग 10,000 से ज्यादा हिंदू विस्थापित भी हुए। और जब इतनी बड़ी मात्रा में लोग विस्थापित हुए तो उस एरिया का जो डेमोग्राफी था वो बदल गया। परिणाम ये निकला कि मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट केरल में एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बन गया। इन घटनाओं के बाद अगला है 1947 का पार्टीशन, जो 16 अगस्त 1946 को शुरू हुआ, जिसमें लगभग 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए और 17,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। पार्टीशन के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, तब दोनों ही नई सरकारें भारत और पाकिस्तान में उस समय हुए मैसिव माइग्रेशन को हैंडल करने के लिए न मैन पावर की तरफ से और ना ही साजो सामान की तरफ से तैयार थे। और उसका परिणाम यह निकला कि दोनों ही तरफ, भारत और पाकिस्तान में, पार्टीशन के तुरंत बाद शुरू हुए इस मैसिव माइग्रेशन में 5 लाख से ज्यादा लोग एक अनुमान के मुताबिक मारे गए। उसके बाद 1969 में गुजरात राइट्स हुए, 1984 में सिख राइट्स हुए, 1989 में भागलपुर राइट्स, और 1989 में ही कश्मीर में होने वाली हिंसा, 2002 में फिर से गुजरात में होने वाले राइट्स, 2013 में मुजफ्फरनगर राइट्स और 2020 में दिल्ली राइट्स। ये जो राइट्स के उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, ये पिछले 100 सालों में घटने वाले बहुत सारे राइट्स में से कुछ ही राइट्स हैं। अगर आप पिछले 100 सालों में घटने वाली हिंसाओं का नंबर जानोगे तो ये नंबर बहुत बड़ा होगा। इन सारे राइट्स में जो पिछले 100 सालों में घटे हैं, अभी हाल ही में होने वाले मणिपुर राइट्स भी शामिल हैं। और मणिपुर राइट्स, क्योंकि ये इस नई पीढ़ी के सामने घटने वाले ऐसे पहले राइट्स होंगे, मैं चाहूंगा कि हम जानें कि मणिपुर की जो हिंसा है वो क्यों शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। मणिपुर में होने वाली हिंसा 2 एथनिक ग्रुपों के बीच में चल रही लड़ाई है, और ये दोनों एथनिक ग्रुप है मैतई और कुकी। मई में यह हिंसा शुरू हुई थी, और इस हिंसा में अब तक लगभग 130 लोग मारे जा चुके हैं और 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। इस हिंसा में लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों ने अपना घर छोड़ा है। लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, लेकिन हिंसा अभी भी जारी है। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि मणिपुर में यह हिंसा कैसे शुरू हुई। सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो ये है कि मणिपुर में होने वाली यह हिंसा पहली हिंसा नहीं है। इस तरह के एथनिक वायलेंस मणिपुर में दशकों से होते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जो ये तनाव शुरू हुआ उसका कारण था मैतई ग्रुप की डिमांड। मैतई ग्रुप ने डिमांड की कि हमें भी ऑफिशियल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। इस पर कुकीज ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई भी दर्जा मैतई को मिलेगा तो मैतई, जो कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन है मणिपुर में और गवर्नमेंट में भी है, क्योंकि आपको पता होगा कि मणिपुर के जो सीएम है एन बीरेन सिंह, वो एक मैतई हैं, तो इससे मैतई का जो प्रभाव है रीजन में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कुकी समुदाय के लोगों का यह भी आरोप है कि मणिपुर की जो करंट गवर्नमेंट है, जो कि एक मैतई गवर्नमेंट है, क्योंकि इस गवर्नमेंट में जो टोटल एमपीज है उनमें मैतई एमपीज का जो प्रतिशत है वो बहुत ज्यादा है। तो इस गवर्नमेंट ने एक एंटी ड्रग कैंपेन चला रखा है, जो कि सिर्फ एक स्क्रीन मात्र है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कुकीज समुदाय के लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकना। इस आरोप का बीरेन सिंह ने, जो कि चीफ मिनिस्टर है मणिपुर के, उन्होंने उसे पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यहाँ चल रहे ड्रग कार्टेल्स में यहाँ के कुछ लोकल लोग शामिल हैं, और जो एंटी ड्रग कैंपेन है ये उन्हीं लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है, कुकीज के खिलाफ नहीं। अगर आप इन दोनों ही ग्रुपों की जड़ें और इतिहास को समझने की कोशिश करें तो आप जानोगे
कि मैतेई समुदाय मणिपुर, म्यांमार और आसपास के एरियाज में रहता है, जिसमें से ज्यादातर लोग हिंदूज हैं। वही कुकीज मुख्य रूप से क्रिश्चियन हैं, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में फैले हुए हैं। मैतेई मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं, जो कि मणिपुर का क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 1/4 भूभाग है। वहीं कुकीज इम्फाल के चारों तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मणिपुर का 3/4 भूभाग है। मैतेई समुदाय के लोगों को कुकीज डोमिनेटेड क्षेत्रों में जमीन लेने का अधिकार नहीं है, जबकि कुकीज को मैतेई डोमिनेटेड एरिया में जमीन लेने का अधिकार है। तो इन तथ्यों पर अगर आप नजर डालो और उन कारणों को देखो जिन कारणों की वजह से इन दोनों एथनिक ग्रुपों के बीच जो ये हिंसा चल रही है मणिपुर में, ये भारत में पिछले सैकड़ों सालों में होने वाली हिंसाओं के पीछे रहे कारणों से बिल्कुल भी अलग नहीं है। फलों का राजा कौन है? आम, ये आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि सब्जियों का राजा कौन है? ईश्वर गायकर, जो कि किसान है पुणे से, मात्र 7 दिनों में टमाटर की बिक्री से मिलियनेयर बन गया। उसने अपनी 12 एकड़ जमीन पर टमाटर उगाए और समय के बदलाव से सोने की तरह ये अपनी अब तक की सबसे ऊंची कीमत पर बिके, जिससे ईश्वर गायकर को मात्र 7 दिनों में 3 करोड़ रुपए कमाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तेलंगाना में एक किसान ने, जिसने 10वीं क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, टमाटर की बिक्री से मात्र 4 से 5 दिनों में 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। मुरली, जो कि एक किसान है आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से, उसने 1 महीने के अंदर टमाटर की बिक्री से 4 करोड़ रुपए कमाए। ऐसे और भी उदाहरण हैं, लेकिन सभी टमाटर विक्रेता ईश्वर गायकर और मुरली की तरह भाग्यशाली नहीं रहे। फिर भी पिछले कुछ दिनों में टमाटर सब्जियों का राजा सिद्ध हुआ है। टमाटर की कीमत में आए इस उछाल के 2 पहलू हैं। पहला, किसने कुछ भाग्यशाली किसानों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, उन्हें अपने जीवन की अब तक की सबसे अधिक कमाई देकर, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा सौभाग्य सभी किसानों को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि खेती करना मेहनत और लगन का काम है। इसका दूसरा पहलू, इन बढ़ती कीमतों ने उन उपभोक्ताओं को जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, टमाटर ना खाने के लिए या बहुत ना के बराबर खाने के लिए विवश किया, क्योंकि 150 रुपए या 200 रुपए प्रति किलो टमाटर खरीदना अभी भी इस देश के ज्यादातर लोगों के लिए, जिनमें से मैं एक हूं, संभव नहीं है। तो क्या वो किसान जिन्होंने करोड़ों की कमाई की वो जिम्मेदार है इस महंगाई के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हर बार की तरह इस बार भी ज्यादातर सब्जियों में आई महंगाई का कारण मौसम का ऊपर नीचे होना ही है। इस बार देश में लगातार हो रही बारिश से बहुत सारे किसानों की फसलें बर्बाद हुई, जिससे जो टमाटर की आपूर्ति होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और उससे टमाटरों की कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक था। दूसरा, भारत में अभी कोल्ड स्टोरेज की जो सुविधा है वो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, जिससे कि सब्जियों और फलों को अचानक से बढ़ जाने वाली डिमांड को डील करने के लिए भविष्य के लिए इन कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित करके रखा जा सके। भारत में पर्याप्त संख्या में विश्व स्तरीय कोल्ड स्टोरेज सुविधा के न होने के 2 दुष्परिणाम सामने आते हैं। पहला, कि जब किसी भी सब्जी या फल की डिमांड कम होती है और उपज ज्यादा होती है, तो उन फल और सब्जियों को किसानों से कम कीमत पर खरीदा जाता है, जिससे कि किसानों को एक बड़ा नुकसान सहना पड़ता है। लेकिन जब मांग उपज से ज्यादा होती है, तो वो समय निश्चित ही किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए बिल्कुल भी नहीं। अगर कोल्ड स्टोरेज पर्याप्त संख्या में हो, तो महंगाई को और किसानों को होने वाले नुकसान को, इन दोनों को ही कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार एक ऐसे मूल्य पर जो किसानों के लिए फायदेमंद हो, उस मूल्य को निर्धारित करके जब भी उपज मांग से ज्यादा हो, उस अधिक उपज को उस पूर्व निर्धारित प्राइस पे खरीद सकती है और भविष्य के लिए कोल्ड स्टोरेज में रख सकती है। जब उपज की तुलना में मांग ज्यादा हो, तो उन फल और सब्जियों को एक उचित प्राइस पे उपभोक्ताओं को बेच सकती है। इस प्रक्रिया से न कभी किसानों का नुकसान होगा और न ही अनकंट्रोल्ड तरीके से फल और सब्जी की कीमतें इतनी ऊपर जाएंगी कि उन्हें खरीदना उपभोक्ताओं के लिए मुश्किल हो जाए। यही नहीं, देश में पर्याप्त संख्या में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा का होना किसान और उपभोक्ताओं के बीच में हमेशा मुनाफा कमाने वाले मिडिलमैन की समस्या को भी हमेशा के लिए खत्म कर देगी। शेल फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में फूड प्रोडक्शन लगभग 17% बढ़ा है, लेकिन इसका लगभग आधा हिस्सा उपभोक्ताओं तक कभी भी नहीं पहुंचता। यही नहीं, दुनिया में भूख से जूझ रहे लोगों की जो संख्या है वो आज 815 मिलियन के पार जा चुकी है, जो बढ़ती आबादी के साथ और भी बढ़ने वाली है। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत इस समय दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जी उत्पादक देश है, लेकिन एक इफेक्टिव कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के न होने की वजह से हम लगभग 14 अरब डॉलर का फूड बर्बाद करते हैं। एक इफेक्टिव कोल्ड स्टोरेज सुविधा का न होने का मतलब है कि जो कोल्ड स्टोरेज आपके पास है उनमें एक इफेक्टिव टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम का न होना, जिन वाहनों से आप फल और सब्जियों को ट्रांसपोर्ट करते हो उनमें एक उचित रेफ्रिजरेशन सुविधा का न होना, और फल और सब्जियों के सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए
एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स का ना होना। ताजा उपज की जो शेल्फ लाइफ होती है वो सीमित होती है, वो उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए जिन वाहनों से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है उनका रेफ्रिजरेटेड होना और भविष्य के लिए उन्हें स्टोर करने के लिए एक इफेक्टिव कोल्ड स्टोरेज सुविधा का होना अत्यंत जरूरी है। आपने यूपीआई के बारे में सुना होगा। यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक डिजिटल मीडियम है भारत में पेमेंट करने का, लेकिन आज ये डिजिटल मीडियम भारत की तरफ से भारत में और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट बनता जा रहा है। तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई अप्रैल 2009 से, जब भारत में सारे पेमेंट मोड्स को एकीकृत करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। जब 2009 में एनपीसीआई का गठन किया गया तब यूपीआई के बारे में इतना नहीं सोचा गया था कि यूपीआई इतना सक्सेसफुल हो जाएगा और इसका जो प्रभाव है वो इतना बड़ा होगा। मार्च 2011 में आरबीआई को पता चला कि भारत में हर साल एक व्यक्ति के द्वारा केवल 6 नॉन कैश ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, जबकि लगभग 1 करोड़ रिटेल सेलर्स कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन का उपयोग करते हैं। वहीं लगभग 14.5 करोड़ परिवारों के पास किसी भी तरह की बैंकिंग की कोई सुविधा नहीं थी और ये ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार की बढ़ती समस्या के पीछे एकमात्र सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। 2012 में आरबीआई ने 4 साल के लिए एक विजन स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें भारत में एक सेफ एफिशिएंट पेमेंट मोड को डेवलप करने की बात की गई। और जब ये विजन स्टेटमेंट जारी की गई उसके कुछ सालों की मेहनत के बाद ही 2016 में यूपीआई को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक यूज के लिए लॉन्च कर दिया गया। यूपीआई, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक डिजिटल इंस्टेंट ट्रांसफर पेमेंट मोड है, जिसकी सहायता से मोबाइल पर 2 बैंक खातों के बीच में इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर किया जाता है। तो किसी भी मोबाइल पर अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट ट्रांसफर करनी है तो जो आपको चाहिए वो ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आपका फोन नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है तो जो सिर्फ आपको करने की जरूरत होगी वो है आपको यूपीआई ऐप को डाउनलोड करना। एक बार जब आप यूपीआई ऐप को डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद आपको अपना जो बैंक खाता है वो यूपीआई ऐप पर सेटअप करना है और सेटअप की इस प्रक्रिया के दौरान आप अपने लिए एक व्यक्तिगत यूपीआई आईडी क्रिएट करोगे। और जब आप एक व्यक्तिगत यूपीआई आईडी क्रिएट कर लेते हो तो इस आईडी के जरिए आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आप इस आईडी के जरिए अपने अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, साथ ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट से जिसके पास बिल्कुल वैसा ही एक यूपीआई आईडी हो उससे अपने यूपीआई आईडी पर पैसे मंगवा सकते हो। अगर मैं यूपीआई की प्रोग्रेस की बात करूं, मैं बात करूं कि यूपीआई की जो यात्रा है आज तक वो कैसी रही है, तो एक रिकॉर्ड के अनुसार नवंबर 2022 तक भारत में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा यूपीआई के उपयोगकर्ता है, जिन्होंने 2022 में हर सेकंड 2348 से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए। अगर केवल 2022 की ही बात की जाए तो सितंबर 2022 तक लगभग 6.7 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए थे, जिनकी टोटल वैल्यू लगभग 140 बिलियन डॉलर से ज्यादा थी। 2022 के अंत तक यूपीआई प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले बैंकों की संख्या लगभग 358 थी। अगर मैं करंट रिकॉर्ड्स की बात करूं जो फिस्कल ईयर 2023 तक के आंकड़े हैं, तो इन आंकड़ों के हिसाब से जो टोटल लेन देन 2023 तक अभी तक हुआ है वो लगभग 107 ट्रिलियन डॉलर के पार है, जिसमें से 380 बिलियन डॉलर के केवल मर्चेंट ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े आपको यूपीआई के इम्पैक्ट के बारे में बताते हैं। ये आपको बताते हैं कि यूपीआई का जो अडॉप्शन है, जो यूसेज है, जो पेनिट्रेशन है वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत एक प्रमुख टेक्नोलॉजी कंट्री नहीं है, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इस क्षण तक भारत में पश्चिमी देशों की तरह गूगल, फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट की तर्ज पे भारत में कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी उपस्थित नहीं है। इसके पीछे कारण रहे हैं, जैसे कि अगर आपको स्वतंत्रता का टाइम याद हो तो भारत अपेक्षाकृत अभी भी एक युवा राष्ट्र है। हमें आजाद हुए केवल 75 साल हुए हैं और अगर आपको आजादी से पहले के समय याद हो तो आपको याद होगा कि भारत हजारों वर्षों तक ऑक्यूपेशन में रहा है। जितने भी आक्रमणकारी भारत में आए उन सब ने भारत को जम के लूटा और उस लूट की वजह से भारत में एक गंभीर गरीबी की समस्या पैदा हुई। और जब आप गरीब होते हो तो आपको पता है कि सबसे पहला काम कोई भी व्यक्ति जो करता है वो अपनी भूख मिटाने का काम। लेकिन अब हम उस समय से बाहर आ चुके हैं। हजारों सालों में पहली बार आज हम एक सही समय में हैं और एक सही रास्ते पर हैं। अगर दुनिया में डिजिटल पेमेंट मोड्स की बात की जाए तो दुनिया में ऐसे कई पेमेंट मोड्स मौजूद हैं। जैसे अगर मैं आईफोन प्लेटफॉर्म की बात करूं तो आईफोन पर एप्पल के द्वारा डिजाइन एप्पल पे मौजूद है, वहीं एंड्रॉइड पर गूगल के द्वारा डिजाइन गूगल पे और सैमसंग के द्वारा डिजाइन सैमसंग पे मौजूद है। लेकिन इन सारे पेमेंट मोड्स में
यूपीआई के जैसा लचीलापन नहीं है। और ये यूपीआई की फ्लेक्सिबिलिटी ही है कि सैमसंग पे और गूगल पे भी यूपीआई के थ्रू इंडिया में पेमेंट्स की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूपीआई से जुड़ने वाले भारत में लगभग 358 से ज्यादा बैंक है। वहीं अगर मैं सैमसंग और गूगल पे जैसे प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यूपीआई के थ्रू भारत में पेमेंट प्रोवाइड करने वाले ऐसे और भी मीडियम है, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, एयरटेल पे और एनपीसीआई का अपने द्वारा रन और मैनेज किया जाने वाला भीम पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का जो पेनिट्रेशन है और उसका जो अट्रैक्शन है वो केवल भारत में ही नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। और दुनिया में इसके फैलने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है भारत सरकार की कड़ी मेहनत और भारत सरकार का जो कांस्टेंट जो एफर्ट है यूपीआई को एक ग्लोबल पेमेंट मोड के रूप में स्थापित करने का। इसके कई उदाहरण आप देख सकते हो। जैसे अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में ये घोषणा की कि भारत का जो पेमेंट मोड है यूपीआई, इसको फ्रांस में उपयोग किया जाएगा। फ्रांस में प्रधानमंत्री ने बताया कि जल्द ही यहाँ आने वाले भारतीय या फिर फ्रांस में रहने वाले भारतीय आईफिल टावर से भारतीय रुपए में सभी पेमेंट का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो भारतीयों का यूपीआई के जरिए फ्रांस में पेमेंट की ट्रांजैक्शन करना फ्रांस को पहला ऐसा देश नहीं बनाता है। भीम ऐप से यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन करने वाला भूटान भारत के बाद पहला देश बना। यही नहीं, अप्रैल 2022 में एनआईपीएल ने घोषणा की कि भीम यूपीआई को यूएई में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात है, वहां पे नियो पे टर्मिनल्स पे लाइव कर दिया गया है। और इस पहल से यूएई में लाखों की मात्रा में जाने वाले भारतीय नियो पे टर्मिनल सक्षम स्टोरों में भीम यूपीआई से पेमेंट करने में सक्षम होंगे। एनआईपीएल ने, जिसे इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड कहा जाता है, जो कि नेशनल पेमेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक अंतरराष्ट्रीय शाखा है, उसने लिक्विड ग्रुप के साथ, जो कि सीमा पार डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जाना जाता है, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस के साथ उत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया में वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान के बीच क्यूआर बेस्ड ट्रांजैक्शंस करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। वहीं अगस्त 2022 में यूनाइटेड किंगडम ने यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शंस को करने के लिए अपनी सहमति दिखाई। यूपीआई को यूके का जो डिजिटल पेमेंट मोड है पे एक्सपर्ट, इसके साथ जोड़ा जाएगा, जिससे वहां रहने वाले और ट्रैवल करने वाले भारतीयों को यूपीआई के जरिए क्यूआर बेस्ड ट्रांजैक्शंस करने में सुविधा होगी। अगस्त 2022 में ही ओमान भी भारतीय यूपीआई को अपने पेमेंट सिस्टम से जोड़ने के लिए सहमत हो गया। अक्टूबर 2022 में ग्लोबल डिजिटल ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइडर वर्ल्ड लाइन भी, जो कि यूरोप में काफी ज्यादा प्रचलित है और बहुत तेजी से फैल रहा है, उसने भारत के यूपीआई सर्विसेज की सुविधा को यूरोप में फैलाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया। फरवरी 2023 में भारत का यूपीआई सिंगापुर के पेनाउ के साथ जोड़ा गया। तो ये सारे उदाहरण जो अभी मैंने आपको दिए, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत का यूपीआई कितनी तेजी से इस दुनिया में फैल रहा है, कितना ज्यादा ये प्रचलित हो रहा है, कितना प्रभावशाली है कि पूरी दुनिया इसे स्वीकारने के लिए निसंकोच तैयार है। आने वाले समय में जो हमारे लिए देखने वाली बात होगी वो ये होगी कि भारत का यूपीआई, जो भारत के द्वारा डिजाइन एंड डेवलप्ड है, क्या ये ग्लोबल आइकन बन सकता है, बिल्कुल वेस्टर्न ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरह।